आज अरहरिया के इस विद्यालय पर आदरणीय देवमणि अंगार जी के इस विद्यालय के प्रांगण में ये जो आप लोगों के सामने विभूतियाँ मौजूद हैं, एक साहित्यिक मुकाम हासिल करके आप लोग बैठे हैं। आदरणीय श्री डॉक्टर जितेंद्र पांडे जी, श्री पवन तिवारी जी, आदरणीय देवमणि अंगार जी और बड़े अच्छे विद्वान हैं आप लोगों के समक्ष। और साहित्य की धारा में डुबकी लगाने के लिए आइए आप लोगों के समक्ष आदरणीय पवन तिवारी जी। इनकी तमाम पुस्तकें चर्चा में हैं, तमाम पुस्तकें आई हैं। आइए आज उनसे हम लोग एक बढ़िया सा गीत सुनते हैं। श्रद्धेय पवन तिवारी जी। बहुत बहुत धन्यवाद लाल बहादुर जी। मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि कोरोना के काल में, संक्रमण में, जब चारों तरफ निराशा है, ऐसे में साहित्य, कविता ही एक वह माध्यम है जो कहीं न कहीं हमारे अंदर आशा का संचार करती है। और जब लॉकडाउन खुल गया इधर, तो आज हम इस विद्यालय के ग्रामीण परिवेश में आम के बाग में यहाँ जामुन के नीचे बैठ के और कविता पाठ करने का एक अलग ही आनंद है। क्या बात है। अब कहाँ कौन जामुन के पेड़ के नीचे, आम के पेड़ के नीचे है, कहाँ कविता कौन पढ़ रहा है। आजकल तो बड़े बड़े पांडाल लगाए जाते हैं, वातानुकूलित माहौल बनाया जाता है, तमाम सारी चीज़ें उसको संपादन किया जाता है, स्पॉन्सर्ड होती है और उसको प्रायोजक मिलते हैं, विज्ञापन होता है बहुत सारा। तो ये जो आत्मीय बातचीत है, इसमें अपने मित्रों को कविता सुनाने का जो सुख है, वो बाकी सुखों से अलहदा है, सर्वोत्तम है। तो ये कविता क्या है, मुझे लगता है कि आत्मीय संवाद है। और लाल बहादुर जी ने कहा है तो मैंने एक जीवन पे गीत लिखा है, वो मैं आरंभ करता हूँ, सुनाता हूँ। स्वागत आदरणीय अंगार जी। धन्यवाद, आपको स्वागत करता हूँ। जिंदगी में अचानक जो आने लगे, वाह। जिंदगी में अचानक जो आने लगे, सोचना तुम जरा हैं वे कितने सगे। जिंदगी में अचानक जो आने लगे, सोचना तुम जरा हैं वे कितने सगे। अपनापन है जताते तुम्हें हर घड़ी, अपनापन है जताते तुम्हें हर घड़ी। वक्त आने पे वे सब से पहले भगे। जिंदगी में अचानक जो आने लगे। और बंद देखिए पांडे जी। बहुत स्वागत। वैसे संबंध बहुतों से हो जाते हैं, वैसे संबंध बहुतों से हो जाते हैं। जुड़ना चाहो बहुत लोग जुड़ जाते हैं, किंतु संबंधों का अर्थ तब होता है। ये लाल बहादुर जी अच्छी तरह समझेंगे। किंतु संबंधों का अर्थ तब होता है जब निभाते हुए दूर तक जाते हैं। वैसे संबंध बहुतों से हो जाते हैं। अब देखिए, आज अर्थ प्रधान युग है, लेकिन अगर कोई सही समय पे आपको सांत्वना भी दे देना, तो वो कहीं न कहीं अर्थ से उसका अधिक महत्व होता है। साहस, जब आप एकदम निराशा में हो और वैसे में कोई कह दे कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो इतने से ही उसको प्रबल बल आ जाता है। तो उस भाव को ये बंद है। सांत्वना अर्थ से भी बड़ी होती है, सांत्वना अर्थ से भी बड़ी होती है। वक्त पर हौले से जब खड़ी होती है, सांत्वना अर्थ से भी बड़ी होती है।
वक्त पर हौले से जब खड़ी होती है, स्नेह का मोल कोई लगा ना सका, रिश्ते की सबसे प्यारी कड़ी होती है, सांत्वना अर्थ से भी। और अंतिम बंद है, स्वागत है। रिश्ते कम अच्छे हों तो भी चल जाता है। पांडे जी, बहुत बढ़िया। रिश्ते कम अच्छे हों तो भी चल जाता है, व्यर्थ का लंबा रिश्ता भी खल जाता है। रिश्ते कम अच्छे हों तो भी चल जाता है, व्यर्थ का लंबा रिश्ता भी खल जाता है। जितना हो उसको मन से निभाते रहो, जितना हो उसको मन से निभाते रहो, सारा अवरोध धीरे से टल जाता है। रिश्ते कम अच्छे हों तो भी चल जाता है, व्यर्थ का लंबा रिश्ता भी खल जाता है। तो ये एक रचना रही आज के बहुत सुंदर थी। परिवेश पर। आप सबने सुना, आग्रह किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री पवन तिवारी जी। बहुत सुंदर गीत आपने प्रस्तुत किया यहाँ पे। और हमारे बीच में जो कि इनका गांव है ग्राम पाती, लेकिन वह मुंबई में रहते हैं, जिनकी कर्मभूमि मुंबई है, और इस समय अपने गांव आए हैं और कल जा भी रहे हैं मुंबई। तो मेरा निवेदन है आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र पांडे जी, क्या बात, आप एक सुंदर सी रचना प्रस्तुत करें। स्वागत है पांडे जी। धन्यवाद श्री लाल बहादुर चौरसिया लाल जी। बड़ा अद्भुत संयोग है कि हमारे साथ वीर रस के कवि देवमणि अंगार जी हैं। सचमुच जब बोलते हैं तो अंगार ही जबान से निकलती है, और वो अंगार जलाने वाली नहीं होती, बहुत ही रचनात्मक होती है, जोश पैदा कर देती है। आप सभी तो जानते हैं वीर रस की कविता। और पवन तिवारी जी सुकोमल गीतकार, जब गीत कहते हैं तो जी करता है कि बस सुनते ही रहें। और लाल बहादुर जी का कहना ही क्या, वायरल गीतकार हैं। लाखों लोग इनके गीत को कोरोना काल में सुने हैं। जैसा कि लाल बहादुर जी ने कहा कि मैं आया हूँ अपनी जन्मभूमि पर, एक रचना मैं इसी से संबंधित एक कविता प्रस्तुत करना चाहूँगा। स्वागत है पांडे जी, स्वागत है। सुधियों का सतरंगी उजास, सुधियों का ये शीर्षक है। हम और आप समाज में रहते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन समय ऐसी चीज़ है किसी को छोड़ती नहीं। कोई किसी का नीचे है तो समय के साथ ऊपर जाएगा, ऊपर है तो नीचे आएगा, ये चलता है। कविता है, वक्त के साथ बौने हो जाते हैं पद, प्रतिष्ठा और प्रदर्शन। वाह, क्या बात है, बहुत ऊंची लाइन। वक्त के साथ बौने हो जाते हैं पद, प्रतिष्ठा और प्रदर्शन। बिखरने लगता है संबंधों का मेला। अभी आपने संबंधों के ऊपर बात कही जी, लेकिन इसका संदर्भ जी अलग है। बिखरने लगता है संबंधों का मेला, रह जाता है बावरा मन, निपट सशंक अकेला। बेचैन कर देती है अकेलेपन की पीड़ा, बेचैन कर देती है अकेलेपन की पीड़ा। घेर लेता है अवसाद गहन अंधेरा। क्या बात है। बेचैन कर देती है अकेलेपन की पीड़ा, घेर लेता है अवसाद गहन अंधेरा। तभी फूटता है सुधियों का सतरंगी उजास। क्या बात, क्या बात। तभी फूटता है सुधियों का सतरंगी उजास। बचपन के कई बिंब दिखाई देते हैं असंबद्ध किंतु बिल्कुल साफ।
क्या बात। बढ़ने लगता है शोर दोस्तों की हुड़दंगी टोली का, बढ़ने लगता है शोर दोस्तों की हुड़दंगी टोली का, वही जो थे रुपहले सपनों के साथी, जीने मरने पर उतारू था एक एक सहपाठी, बचने के लिए जिनसे खड़ी कर ली ऊंची दीवार, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। बचने के लिए जिनसे खड़ी कर ली ऊंची दीवार, ताकि न दे सके कोई दोस्ती का वास्ता, बचपन का प्यार। क्या बात, क्या बात, बहुत सुंदर। बढ़िया। तोड़ फांद उसे उड़ना है अब मस्तानों संग, तोड़ फांद उसे उड़ना है अब मस्तानों संग, कि जैसे उड़ते हैं पंछी अपनी धुन अपनी रौ। वर्षों बाद जब थके कदम लौटते हैं अपनी मिट्टी पर, लाल बहादुर जी, वर्षों बाद जब थके कदम लौटते हैं अपनी मिट्टी पर, खो गए होते हैं संगी साथी। वर्षों बाद जब थके कदम लौटते हैं अपनी मिट्टी पर, खो गए होते हैं संगी साथी, नहीं दिखाई देता नन्हे कदमों का एक भी निशान। बहुत बहुत धन्यवाद। वो देखिए मकड़ी बहुत जबरदस्त मकड़ी कर रही है। पैसा आने वाला है ना, लोग कहते हैं। अभी कह रहे थे ना गुरु, कि हम मकड़ी चढ़ती है, पैसा आने वाला है। आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र पांडे जी ने बहुत सुंदर रचना प्रस्तुत की, नवगीत, छंदमुक्त काव्य। और हालांकि आप आलोचक हैं, समीक्षक हैं, आपकी तमाम किताबें आई हैं, देखा जब स्वप्न सवेरे, यात्रा वित्त है, बहुत सुंदर है, हमने तो पढ़ी है। जैसे डॉक्टर साहब, जैसे आदरणीय तिवारी जी की रचना वो त्यागमूर्ति हिडिंबा मन को छू जाती है। बहुत बहुत बहुत। आप अभी नहीं पढ़े होंगे, कभी पढ़िएगा। उपन्यास है, हिडिंबा किसका लिखा हुआ है? त्यागमूर्ति हिडिंबा पवन तिवारी जी का उपन्यास है। और इसकी तमाम समीक्षाएं ऊंचे स्तरों पर हो रही हैं, चल रही हैं। और मेरी शुभकामना है कि यह किताब आपको एक मुकाम हासिल कराएगी। धन्यवाद भाई। क्योंकि हम उसको छू गए हैं दिल से। एक साहित्यकार, एक कवि होने के नाते मेरा भी यह फर्ज बनता है कि आपको शुभकामनाएं प्रेषित करूं। हालांकि ये है भी है, इस लायक है। वर्तमान संदर्भों में जिस तरह उसे रूपायित किया गया, महाभारत के एक अंश को, एक ऐसी पात्रा है जो तिरस्कृत है। हम लोग कहीं बात करते हैं, किसी ऐसी कुरूप महिला को कहते हैं तो हिडिंबा कह देते हैं। हिडिंबा से ऐसे मन में भाव आ जाता है कि कुरूप है, बच्चलन है, खराब है, भारी भरकम, स्थूल शरीर वाली है, जैसे कुरूप एक शब्द उसके। तो जब आपकी किताब पढ़ी हमने, उसमें आपने नारी, एक तिरस्कृत नारी के मन में कैसी कैसी भावनाएं हैं, वास्तव में जो पढ़ेगा उसको आनंद मिलेगा। और जो भी उसका मूल्य है 200 कुछ रुपया है, तर जाएगा, उसका जाया नहीं जाएगा। मैं कह देता हूँ कि आप कह रहे हैं, मैं वो लेखक हूँ जो अपनी किताबें निःशुल्क नहीं देता। मैंने सबको कहा, अगर आप मेरे मित्र हैं और कहते हैं, दम्भ भरते हैं, तो भाई आप किताब खरीद के पढ़िए, तब तो आप मेरे मित्र हैं, आप मेरे शुभचिंतक हैं, मेरा हित चाहते हैं। तो एक लेखक की पुस्तक बिकेगी तो ही उसे रॉयल्टी मिलेगा या कुछ अनुदान मिलेगा। और आजकल ये है कि भाई वो सोचते हैं कि अच्छा हमको ये भेंट करे। तो हमारे यहाँ भेंट करने की भी परंपरा है। तो जब कोई भेंट करता है तो उसको नेक दिया जाता है। तो हम 200 की किताब अगर भेंट करते तो हमको कोई 1100 500 देता है उसके बदले। तो वो भी प्रवृत्ति नहीं रही, तो फिर कैसे किताब, आखिर लेखक कैसे जिएगा। इसीलिए जब आप हिंदी साहित्य में आते हैं और आप कहते हैं, लोग पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, आपने कह दिया संयोग से, दुर्भाग्य से मैं लेखक हूँ, तो आदमी बोलता है वो सब तो ठीक है, और क्या करते हैं। तो मेरे जैसा अगर हठी व्यक्ति रहे तो बोल देता कि मैं यही करता हूँ। नहीं, मैं समझ गया आप लेखक हैं, लेकिन जीवन यापन के लिए क्या करते हैं। तो हम कहते हैं भाई जीवन यापन के लिए यही लेखन ही मेरा सब कुछ है। अच्छा, तो इससे घर चल जाता है। मैं कह देता हूँ अगर हाँ, तो वो कुंठित हो जाता है। अरे ये कैसे संभव है कि कोई हिंदी में कविता लिख के, कहानी लिख के कैसे परिवार पाल सकता है।
और इसका दोषी वो खुद है, जो अखबार भी मांग करके पढ़ता। आजकल तो हिंदी में लोग अखबार भी मांगते, वो कुछ दिनों में तो डिजिटल हो जाएगा, अखबार छपना ही बंद हो जाएगा आने वाले 10 सालों में। लेकिन जब ये सोचिए कि नाई की दुकान से लोग कम से कम 10 लोग 2 रुपए 5 रुपए का अखबार, वही पान नहीं खाएंगे, पान 10 खाएंगे दिन भर में पैसा दे करके, लेकिन अखबार मांग कर पढ़ेंगे। ये प्रवृत्तियाँ बदलनी चाहिए लाल बहादुर जी, और मैं इसके लिए एक तरह से आंदोलन के रूप में इसको लिया हूँ। और लोग समझ रहे हैं, आप जैसे प्रबुद्ध मित्र हैं जो मेरी बातों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो इसमें आप सबका योगदान है। और ये बातें कुछ ज़्यादा हो गई, मुझे लगता है इस बीच गुरुवर की कविता सुनी जाए तो उसमें और ऊंचाई आ जाएगी। इस वक्तव्य को जो है ना एक धारा मिल जाए अगर वीर रस की कविता की, तो मुझे लगता है कि ये संगोष्ठी, ये जो बातचीत है और सार्थक हो जाएगी। आदरणीय श्रद्धेय देवमणि अंगार जी, हम लगभग 15 साल पहले मंच से सुने आपके, और बड़ा सौभाग्य है कि आज आपके बगल में मैं बैठा हूँ। आपने बताया भी तक शाहपुर में बड़ा कार्यक्रम हो, तो वहाँ आप सुने और बीच में इनको सुन के आप चले भी गए थे, दूसरों को जो है नहीं सुने, इन्हीं को सुन के आप जो हजारों लोग की भीड़ रहती थी। और मैं आपको उस बीच में सुना हूँ। और कविता क्या है? किसी तपसी के पावन सत्य की ललकार कविता है। कविता की परिभाषा में 4 लाइन मुक्त के साथ आपको समर्पित करना चाहूंगा। कि किसी तपसी के पावन सत्य की ललकार कविता है, बहुत किसी तपसी के पावन सत्य की ललकार कविता है, प्रणय के सारे रूपों की मधुर उद्गार कविता है। क्या बात! किसी तपसी के पावन सत्य की ललकार कविता है, प्रणय के सारे रूपों की मधुर उद्गार कविता है। जा रही बात कही है। हम लोग आपस में, आप कुछ बोल भी सकते हैं, आप कुछ बोल के सुनाइए, हम लोगों को कुछ संबोधन करके भी, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों भाई कैमरा बाबू, हम लोग बात कर रहे हैं ना। हाँ, तो इसी तरह से सुनना ध्यान से इसको। हाँ, देखिए, हमारे विद्वजन महानुभाव लोग, आज हमारा ये सौभाग्य रहा कि हमारे विद्वान जितेंद्र पांडे जी और यहीं से पढ़े और यहीं से विद्वता अर्जित किए, आज जाकर के महाराष्ट्र में एक अपना अच्छा स्थान बनाए हुए हैं। भेंट हुई, आपसे पता चला कि आप यहीं शाहपुर के ही प्रोडक्ट हैं। जी जी जी, हम भी यहीं से पढ़े, तो हम तो काफ़ी आगे रहे, आप पीछे आए। तो आगे पीछे तो चलता ही, जो पहले आएगा पहले जाएगा, पहले चलता रहता है, बड़ी बात ये क्रम है। लेकिन आज भेंट हुई और महाराष्ट्र में एक अच्छी खासी ख्याति प्राप्त करके, हम तो जानते हैं कि आपके व्यक्तित्व से हम बहुत प्रभावित रहते हैं। नपी तुली साफ सुथरी बातें, गंभीर और जितनी भी गुणवत्ता होनी चाहिए एक कवि में, एक लेखक में, वह सब हमारे पवन तिवारी जी में विद्यमान है। आशीष आप लोगों का बड़ो। और मन से साफ, तन से साफ, सब कुछ इनका बिल्कुल स्वच्छ है, धवल है। और हमारे लाल बहादुर चौरसिया, जैसे लाल कहा गया है, उपाधि है, टाइटल है, वास्तव में लाल है। लाल, बिल्कुल। और भेंट हुई तो आप दोनों लोगों का लगभग एक ही साथ हम लोग यहाँ आए। इसीलिए मैंने एक उल्लेख किया है कि हमको बाद में तो मिले, लेकिन जैसे 2 हीरे मिल जाएं, हमको हीरा मिले। और तन मन से आप भी बिल्कुल एकदम निर्मल पवित्र गंगा जल की तरह से हैं। इतना प्रेम है। और साहित्य के सृजन में इसके उत्थान का जितना भी प्रयास होना चाहिए आप किए, इस समाज को दे रहे हैं। रोज लोगों का इस दुखद बेला में, इस भयंकर महामारी में, जहाँ राष्ट्र ही नहीं विश्व तबाह है, इस तबाही के पीरियड में इनकी कविताएं संजीदगी प्रदान करती रहीं, वाहवाहियाँ आती रहीं और चल रही हैं। मैं तो शुभकामनाएं दूंगा कि आप लोग दिन प्रतिदिन यशस्वी हों और आप लोगों का हर पथ मंगलमय हो, उजाला आपका दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे और इन
तमाम मांगलिक कामनाओं के साथ मैं एक मुक्तक पढ़ूंगा। स्वागत है, स्वागत है। सौर मंडल के शिखर से आ रहा हूँ, सौर मंडल के शिखर से आ रहा हूँ, सौर मंडल के शिखर से आ रहा हूँ, जागरण के गीत को मैं गा रहा क्या हूँ। बात है, मरण में हूँ जागरण के गान करता, क्या बात है, सप्त स्वर की हूँ रसमयी तान भरता, क्या बात है, वीर सुत की गर्जना ललकार हूँ मैं, अग्नि के पथ का ज्वलित अंगार। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये देखिए कोई कवि सम्मेलन नहीं है, लेकिन हाथ अपने आप उठ गए। वहाँ कहा जाता ना कि भाई ताली बजाइए, एक बार जोश भरिए। पहले वाली बात। हाँ, ये है कविता, असली कविता। तो वही ये इसका जामुन भी गवाह है और ये आम भी गवाह है और यहाँ ये जो बैगन है, केले हैं, नीम है और ये जो दूब है, ये सारे गवाह हैं। और ये जो कलरव करती हुई चिड़िया हैं, ये सब साक्षी हैं अंगार जी के उस अस्तित्व की, जो कविता के रूप में भी दूसरे। मैं चाहता हूँ भाई फिर से ताली हम लोग बजा दें। एक और हाँ, स्वागत है, बिल्कुल। स्वागत है। जीत ले जन के हृदय को प्रभु वही प्रभुता वही है, क्या बात है। बहुत ऊंची बात। जीत ले डॉक्टर साहब, जीत ले जन के हृदय को प्रभु वही प्रभुता वही है, और तृप्त कर दे जीव तृण तब जान ये सरिता वही है। क्या बात है, क्या उपमा बड़ी। मन मुदित घर जगमगाए तब कहें बनिता वही है, क्या बात, और वीरता भर दे लहू में कभी वही कविता वही है। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। ये है देखिए कि जब आपको कहना नहीं पड़े, जो मंचीय कवि होते हैं उठल्ले कहते हैं एक बार जरा जोरदार ताली बजाइए भाई, फिर आपने बजाया, फिर नहीं बजाइए, एक और से बजाइए, कविता तब निकलेगी जबरदस्ती। अरे भाई जब कविता है तो निकलेगी, और अगर आपके हृदय तक पहुंच रही है तो ताली अपने आप आप उठेगी। कभी मैं ताली बजाने के लिए ये नहीं भिक्षा जो मांगना है ताली का, कवि तो कविता का दान दे रहा भाई शब्द का, तो उसे कुछ वहां से स्वतः मिलना चाहिए। और ये उसकी जो अभी जो मुक्तक सुनाया है अंगार जी ने, ये देखिए उसकी प्रतिस्थापना करते हैं। मुझे इनकी जो है अभी कविता सुन के, इनके मुक्तक सुन के मुझे याद आ रहे हैं दया प्रसाद शुक्ल सनेही जी, जो मंचीय कविता के अधिष्ठाता थे और निराला जी के ही धरती के थे, उन्नाव के। और मुझे यह स्वदेश अखबार के लिए जो उस समय लोग लिखते थे ऊपर अखबार के 4 लाइन 2 पंक्तियाँ, तो उनका एक मुझे याद आ रहा है कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार है। और ये 4 पंक्तियां अमर हो गई, तो मुझे लगता है ये मुक्तक भी उसी तरह अमरता की तरफ जाएंगे, बशर्ते ये है कि लोगों तक ये पहुँचे। आज दुर्भाग्य है कि अच्छी कविताएं अच्छे लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे। अच्छे लोग का तात्पर्य है कि जो पढ़ने वाला है, जो साहित्य को समझने वाला है, वहां न पहुंच करके भाड़ों के बीच पहुंच रही है। इससे न केवल कविता का बल्कि भाषा और साहित्य की भी क्षति हो रही है, और अच्छे कवियों का कहीं न कहीं अनादर हो रहा है। अगर अच्छी कविता, अच्छे कवि प्रकाश में नहीं आ रहे हैं तो मुझे लगता है ये भी एक अनादर है। अच्छा तिवारी जी, एक मेरे मन में भाव ये होता है जी, देखिए, जैसे एक अपनी जिंदगी में लोग जीने के लिए कमाते हैं, अपने परिवार को एक संजीदगी देने के लिए, पालन पोषण करने के लिए अपना जो कुछ भी हाँ, उनको एक अच्छा जीवन देने यत्न के लिए। करके भरण पोषण और गति प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहते हैं। इसी में दिन जो है वो बीत जाता है क्रमशः, पल में, घंटे में, दिन में, वर्षों में, और इसी तरह एक दिन ऐसा आता है कि फिर दूसरी बेला आ जाती है। लेकिन ये जो भारत माता के सपूत्र है, किसी ने अपना विवाह नहीं किया, जैसे हमारे शहीद कि शाहजादे, शहीदों में शाहजादे भगत सिंह, उन्होंने मना किया हमारा विवाह नहीं होना चाहिए। उनके पिताजी अड़ गए तो गए अपनी
पत्नी से कहे आए तुम विवाह करना चाहती हो? करना चाहती, कहे कि मैं बहुत दिन नहीं रहूँगा, विधवा होगी रहूँगी। मना कराया। चंद्रशेखर आजाद जी ने सदिये नहीं किया, अशफाकुल्ला खां ने विवाह नहीं किया, उनकी याद औलाद अब नहीं, उनके बाद मिट गया सब। उनके भाई भतीजे सब हैं। मैं घर गया हूँ, अशफाकुल्ला खां के घर गया, वहाँ कविता उन पर लिखा हूँ, सुनाया। तो इसलिए लिखता हूँ कि न उनको उजड़ने का, न उनको विवाह का जो दैनिक क्रियाएं होती हैं, लोग चाहते हैं कि हमारा परिवार बढ़े, विवाह हो, ये खुशी होती है, उन्होंने उसको नकारा। सबको सबसे ऊपर, जिसको कहते हैं सर्वोपरि रखा, भारत माता को मुक्त कराने का जो बीड़ा उठाया उसको सर्वोपरि रखा और अपने बलि चढ़ते गए। तो वास्तव में ये देव शक्तियाँ थी, हम लोगों से हटके थे। इसलिए मेरा मन जो है इन्हीं लोगों पर कविताएं लिखने के लिए, उसी के लिए बड़ी मोह लगती है कि उनकी समाधि मिल जाए, उन जहाँ रहते थे वो खंडहर मिल जाए, वो मिट्टी मिल जाए, मैं चंदन की तरह लगा लूं और क्या उनके लिए कर दूं, क्या कह जाऊं कि जो उनके आत्मा को सुख और शांत तो कम से कम इतने दे दे। बहुत बढ़िया। गुरु, एक इसलिए लिखता हूँ। एक मनुष्य के रूप में इससे बड़ी पावन भावना क्या हो सकती है? सही। यही आप में मनुष्यत्व है, यही सबके अंदर चाहिए, यह दुर्लभ है। क्योंकि मैं प्रयाग गया था तो चंद्रशेखर आजाद का जो पार्क में, अल्बर्ट पार्क में है, मैं वहाँ गया था। इसी तरह जब मैं उन्नाव गया तो निराला जी के मैं घर गया, गढ़ा कोला गया, और वहाँ जो चंडी देवी का स्थान है, वहाँ पर एक कुंवर करके नाम अभी देखिए मैं भूल रहा हूँ, राजा कौन थे, उनको लटका दिया गया था पेड़ से अंग्रेजों। तो मैं उनके यहाँ भी गया था। तो मैं भी जब भी मुझे अवसर मिलता है कहीं, तो मैं ऐसे महापुरुषों के दर्शन करने के लिए उनकी जन्मस्थली पर जो है, या उनके जहाँ उनका देहावसान हुआ है, उन स्थानों पे जाकर के अपना मस्तक नवाता हूँ और मुझे गर्व होता है। और अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा भाव स्मरण ये करना, ये हर किसी भारतीय का दायित्व है। और एक कवि होकर जो सहृदय जो कवि है, अगर ये भाव नहीं रखता तो वास्तव में कवि नहीं है। बहुत बढ़िया बात आपने कही। तो आप कवि हैं, क्योंकि वास्तव में एक होता है कि स्वभाव का कवि, एक होता है शौकिया कवि। आजकल ज्यादातर शौकिया कवि हैं और वो शौक बाद में अर्थ के लिए चली जाती है। तो आप स्वभाव से कवि हैं, जिससे कविता किए बगैर रहा नहीं जाएगा। तो किसी को दिखाने के लिए कविता नहीं करता। इसीलिए पिछले 60-65 वर्षों में आपने इतनी लंबी कविता की यात्रा की, लेकिन आपने कभी छपाई के चक्कर में नहीं पड़े। कोई किताब आ जाए या कहीं मेरा बड़ा जो है सम्मान हो जाए या मेरे बारे में कोई ग्रंथ संपादित हो जाए, ये यही सहज